आज हमारा नया लेसन स्टार्ट हो रहा है सरफेस केमिस्ट्री, जिसे हम पृष्ठ रसायन भी कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के पृष्ठ तल के गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे हम पृष्ठीय रसायन कहते हैं। पृष्ठीय रसायन में किसी भी ठोस या द्रव के पृष्ठ में होने वाली जो भी घटनाएं हैं हम उनका इसमें अध्ययन करेंगे। जैसे अधिशोषण है। अधिशोषण किसी ठोस या द्रव की सतह पर अन्य पदार्थों का संयोजित या बंधित हो जाना अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण में दो प्रकार के पदार्थ उपस्थित होते हैं। एक जिसका अधिशोषण हो रहा है, एक जो पदार्थ अधिशोषण कर रहा है। मीन्स अधिशोषक और अधिशोष्य। अधिशोषक अधिशोषण की प्रक्रिया में सतह प्रदान करता है, जबकि अधिशोष्य यह अधिशोषक की सतह से संयोजित होता है या जुड़ता है। अधिशोषक इसमें अवस्था ठोस या द्रव होती है, जबकि अधिशोष्य में ठोस, द्रव और गैस तीनों ही हो सकते हैं। इससे संबंधित मैंने एक यहाँ पर चित्र बना रखा है। चित्र में दर्शाया गया है कि जल वाष्प है और उस जल वाष्प के अंदर एक सिलिका जेल ले रखी है और दूसरा कैल्शियम क्लोराइड का एक टुकड़ा लिया है। जब जल वाष्प के अंदर ये दो चीज़ें रखी हैं, दो सिलिका जेल है, वो क्या करता है, जल वाष्प को सिलिका जेल के पृष्ठ पर ही जल की छोटी छोटी बूंदें बनना प्रारंभ हो जाती है और सिलिका जेल के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह घटना सिर्फ पृष्ठीय है, क्योंकि जो सिलिका जेल है उसके पृष्ठ पर ही जल वाष्प छोटी छोटी बूंदों के रूप में एकत्रित हो रहा है और सिलिका जेल के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस क्रिया को हम कहेंगे अधिशोषण, क्योंकि सिलिका जेल है यह जल वाष्प का अधिशोषण कर रहा है। यहाँ पर सिलिका जेल अधिशोषक का कार्य करेगा और जल वाष्प जो है अधिशोष्य का कार्य करता है। इसी प्रकार अगर हम कैल्शियम क्लोराइड का टुकड़ा लेते हैं, उसको जल वाष्प के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, जल वाष्प कैल्शियम क्लोराइड के अंदर भी प्रवेश करेगा। तो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड जो है यह अधिशोषक का कार्य करेगा और जल वाष्प अधिशोष्य का कार्य करेगा। यानी कि जल वाष्प कैल्शियम क्लोराइड के अंदर भी प्रवेश करेगा, तो हम इस घटना को कहेंगे अवशोषण। अब अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण के प्रकार एक तो होता है अधिशोषक तथा अधिशोष्य के अणुओं के मध्य आकर्षण बल के आधार पर हम इनको विभाजित करते हैं, और दूसरा हम सांद्रता कंसंट्रेशन के आधार पर इनको विभाजित करते हैं। फर्स्ट जब हम विभाजित करते हैं तो अधिशोषक तथा अधिशोष्य के अणुओं के मध्य आकर्षण बल के आधार पर हम इसको विभाजित करते हैं। तो यह दो प्रकार का होता है, एक भौतिक अधिशोषण और दूसरा रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य दुर्बल वैन डर वाल्स बल पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य दुर्बल वैन डर वाल्स बल कार्य करता है। जबकि रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य रासायनिक बंध, जैसे आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध द्वारा आपस में ये जुड़ते हैं। भौतिक अधिशोषण जो है यह बहुपरतीय परिघटना है, जबकि रासायनिक अधिशोषण जो है यह एकल परतीय परिघटना है। भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर इसमें अधिशोषण की घटना या अधिशोषण घटता है,
जबकि रासायनिक अधिशोषण में ताप बढ़ाने पर अधिशोषण भी बढ़ता है। भौतिक अधिशोषण में जो ऊर्जा मुक्त होती है वो 20 से 40 किलोजूल पर मोल के बराबर होती है, जबकि रासायनिक में 200 से 400 किलोजूल पर मोल के बराबर होती है। भौतिक अधिशोषण जो है वह उत्क्रमणीय प्रक्रम है, जबकि रासायनिक अधिशोषण जो है वह अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। भौतिक अधिशोषण में संकीर्ण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में संकीर्ण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भौतिक अधिशोषण में दाब में वृद्धि के साथ अधिशोषण की दर में वृद्धि होती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में दाब बढ़ाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें आयनिक बंध बनता है। उसके बाद है सांद्रता के आधार पर हम अधिशोषण को दो भागों में बांटते हैं, एक धनात्मक अधिशोषण और दूसरा ऋणात्मक अधिशोषण। धनात्मक अधिशोषण, जब किसी अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य की सांद्रता बढ़ती है तो हम उसे धनात्मक अधिशोषण कहते हैं, और जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य की सांद्रता स्थूल की अपेक्षा कम होती है तो हम उसे ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। अब इनसे संबंधित दो और वर्ड हैं, पहला है शोषण, दूसरा है विशोषण। अब शोषण क्या हुआ और विशोषण क्या हुआ, पहले हम शोषण पढ़ेंगे। शोषण वह प्रक्रम है जिसमें अधिशोषण और अवशोषण प्रक्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं, उसे हम शोषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, अगर हम चौक को स्याही में डालते हैं तो स्याही चौक की सतह पर अधिशोषित होती है, जबकि जल का इस पर अवशोषण होता है। जब हम चौक को स्याही में डालते हैं उसके बाद हम अगर उसको तोड़ेंगे तो देखेंगे कि उसका बाहरी जो भाग है चौक का वो कलर्ड हो जाएगा और अंदर कलर्ड नहीं होता है, सफ़ेद ही होता है, लेकिन अंदर भी जल का अवशोषण होता है, पूरी भीग चुकी होती है। इसी प्रकार दूसरा है विशोषण। विशोषण किसे कहेंगे? अधिशोषक की सतह से हटना विशोषण कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। अधिशोषण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? पहला कारक है सतही क्षेत्रफल। ठोस अवस्था की अपेक्षा चूर्ण अवस्थाएं अधिक अधिशोषण करती हैं, क्योंकि चूर्णित अवस्थाओं की सतह क्षेत्रफल ठोस अवस्था की अपेक्षा अधिक होती है, जिससे स्पष्ट है कि किसी भी वस्तु की ठोस हो या फिर द्रव हो, अगर उसका सतह क्षेत्रफल ज़्यादा है तो उसमें अधिशोषण ज़्यादा होगा। सेकंड है अधिशोष्य की प्रकृति। ये गैस को वे गैस हैं जो क्रांतिक ताप व क्रांतिक दाब पर द्रवित हो जाती हैं। उनमें ध्रुवीय प्रकृति की गैसें अध्रुवीय गैसों की या अध्रुवीय गैसों से अधिक अधिशोषण करती हैं, क्योंकि कुछ गैसें होती हैं जो ध्रुवीय प्रकृति की होती हैं, कुछ अध्रुवीय प्रकृति की होती हैं। उनमें ध्रुवीय प्रकृति की जो गैसें होती हैं अध्रुवीय गैसों के से अधिक अधिशोषण करती हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल गैस दे रखा है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। इनका क्रांतिक ताप दे रखा है, बढ़ते हुए क्रम में इनका क्रांतिक ताप है, तो इनमें अधिशोषित आयतन जो मिलीलीटर में दे रखा है वो भी बढ़ रहा है, जिससे अधिशोष्य की प्रकृति पर अधिशोषण की क्रिया निर्भर करती है। उसके बाद है फिर ताप। ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? अधिशोष्य व अधिशोषण की मात्रा का अनुपात अधिशोषण की दर कहलाती है।
यानी कि अधिशोषण की दर बराबर अधिशोषित की मात्रा x बट्टे अधिशोषक की मात्रा m। अधिशोष्य बट्टे अधिशोषण की मात्रा। भौतिक अधिशोषण में ताप बढ़ने पर दुर्बल वान डेर वाल्स बंधों की परतें टूट जाती हैं, जिससे अधिशोषण की दर घट जाती है। भौतिक अधिशोषण में क्या है, अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो उनके मध्य अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल है वो टूट जाता है, जिससे अधिशोषण की दर में कमी हो जाती है। जबकि रासायनिक अधिशोषण में ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, जो हमने इससे पहले भी टक्कर सिद्धांत में पढ़ा था। अगर गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है तो अधिक पृष्ठ क्षेत्रफल घेरने के कारण अधिशोषण की दर में भी वृद्धि होगी। इसके लिए हमने एक ग्राफ के द्वारा समझा रखा है। ग्राफ को हमने टेम्परेचर और अधिशोषण की दर के मध्य ग्राफ खींच रखा है। भौतिक में क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है, यानी कि घटता है। रासायनिक में पहले बढ़ता है उसके बाद घटता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है दाब का प्रभाव, यानी कि दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की दर बढ़ती है। x/m प्रोपोर्शनल p, जिसकी हम व्याख्या फ्रेंडलिच के अनुसार करते हैं और इसको हम फ्रेंडलिच आइसोथर्म भी कहते हैं।